अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 का टॉपिक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट स्टार्ट किया था और प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा था। आज लेक्चर में हम कोशेंट लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोशेंट क्या होता है। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 जो है, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड्स बाय 2 तो आंसर 3 आएगा। तो 3 को हम कोशेंट कहते हैं। कोई भी नंबर जब किसी एक और नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो जो आंसर आता है कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं। अब हम कोशेंट के लॉस पढ़ेंगे। जिस तरह हमने प्रोडक्ट लॉ में पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, इसी तरह से हम कोशेंट लॉ में भी पढ़ेंगे कि जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसकी यही है कि बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो 2 है और नीचे भी बेस जो डिनोमिनेटर है उसकी भी 2 है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर्स डिफरेंट है। बेस तो सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 रेज़ टू पावर 7 है, तो इट्स मीन कि 2 जो है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में है 2 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो न्यूमरेटर में जो 2 है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स। तो जो डिनोमिनेटर है इसके 2 को हम जो न्यूमरेटर है उसके 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। जो ये फर्स्ट 2 है डिनोमिनेटर का, ये न्यूमरेटर के फर्स्ट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला कैंसिल हो जाएगा और थर्ड वाला भी। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर पूरा ख़त्म हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा और जो न्यूमरेटर है उसके 3 कैंसिल हो गए, ये 3 कैंसिल हो गए, बाकी काउंट करें कितने बचे, 4 जो हैं वो बच गए। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 टाइम्स, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 आएगी। अगर हम इसी पार्ट को अगर हम लॉ से सॉल्व करें तो लॉ क्या कहता है कि जब बेसिस सेम हो, जैसे 2 सेम है दोनों में, ओवर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो हम 2 जो भी बेस होगी उसको लिख के और जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 जो न्यूमरेटर की पावर है उसमें से हम डिनोमिनेटर की जो पावर है उसको माइनस कर देंगे। 7 माइनस 3 तो 2 रेज़ टू पावर 4 आंसर आ जाएगा। अब देखें, आपने इसको पूरा सॉल्व किया तब भी आंसर वही आया और आपने इसको लॉ के जरिए से सॉल्व किया तो भी आंसर सेम आया। तो हम इसको लॉ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को कि जब बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, -2/3 रेज़ टू पावर 3, ये बेस है -2/3, इसकी पावर क्या है 5। ये डिवाइड का साइन है, इसको प्लस मत समझिएगा, ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड्स -2/3 रेज़ टू पावर 2। अब देखें ये दोनों बेसिस जो हैं ये सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं। पावर यहाँ पे 5 है और आगे पावर 2 है। तो जब बेसिस सेम हो, पावर जो हैं वो डिफरेंट हों, तो हम बेस की एक दफ़ा लिख के और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पावर यहाँ पे 5 है और वहाँ पे 2 है, तो 5 माइनस 2 3, तो -2 रेज़ टू पावर 3 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि कोशेंट लॉ में जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम पावर्स को एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब बेसिस डिफरेंट हो जाए और एक्सपोनेंट सेम हो जाएं। अभी तो हमने पढ़ा ना कि बेसिस सेम हो, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जब बेसिस डिफरेंट हो जाएं और एक्सपोनेंट सेम हो जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब बेसिस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम हो तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर n डिवाइड्स b रेज़ टू पावर n। अब देखें a भी बेस है और b भी बेस है, ये दोनों बेसिस जो हैं ये डिफरेंट हैं लेकिन पावर जो है n ये सेम है। इसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, a/b की फॉर्म में। आपको पता है कि हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं कोई भी 2 नंबर्स को तो हम उनको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह से ये लिखा गया है।
अब बेस क्योंकि सेम बेस इज़ डिफरेंट थी, पावर सेम थी, तो हमने पावर को ए की पावर एन और बी की पावर एन लिखने के बजाय हमने होल पावर एन लिख दी कि दोनों की पावर एक ही है। ये पावर ए की भी है, ये जो एन है, और ये बी की भी है। तो जब बेसिस डिफरेंट हो जाएं तो हम क्या करते हैं कि जो ए ओवर बी, ए जो और बी जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो ए ओवर बी लिख के और होल पावर एन लगा देते हैं। और ए और बी ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और बी ज़ीरो नहीं हो सकता। बी कैन नेवर बी ज़ीरो बिकॉज कि अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो ए ओवर ज़ीरो, तो कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो से डिवाइड हो तो उसका आंसर नहीं आता, वो अनडिफाइन हो जाती है, उसका कोई आंसर नहीं आता। तो इसलिए बी जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं सेकंड कैटेगरी की। आपके बुक में ये एग्जांपल दी गई है। अभी जो हमने लॉ पढ़ा है उसमें ए की पावर एन डिवाइड्स बी पावर एन मीन्स के इस फॉर्म में था और आपने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन जो एग्जांपल है उसमें 2/3 रेज़ टू पावर 4 इस तरह से ए ओवर बी रेज़ टू पावर एन की फॉर्म में है और आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि उल्ट हो गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें बेस जो है ये 2/3 है और जो एक्सपोनेंट है वो 4 है। तो 4 एक्सपोनेंट क्या शो कर रहा है कि बेस जो है वो ख़ुद के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम 4 टाइम्स 2/3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 एंड सो ऑन। तो अब देखें जब कोई भी रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो 2 या 2 से ज़्यादा, तो हमें पता होता है कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ ही। अब हमने सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर्स को। तो 2 मल्टीप्लाई कितने 2 की पावर 4 थी, तो इसका मतलब कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 2 3 और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखें 3 जो है ये भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई 3 ये काउंट करें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 2 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी, तो हम 2 की पावर भी 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर भी 4 लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे हम उनको ओवर की फॉर्म में ही, उनको डिवाइड की फॉर्म में ही। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हो तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2/4 की पावर 2 की पावर 4 या 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड्स 3 रेज़ टू पावर 4। अब देखें ये वही जो हमने लॉ पढ़ा था वही फॉर्म बन गई। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। x/5 रेज़ टू पावर 5 x/y रेज़ टू पावर 5। x/y की पावर 5 का मतलब है जो x/y है ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई नंबर नहीं दिया हुआ, 1 या 2 या 3 कोई भी नंबर नहीं है, ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है x और y, तो यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है। अब काउंट करें, x जो है ये भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और y जो है ये भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने x की पावर भी 5 राइट कर दी और y की पावर भी 5 राइट कर दी। अब ओवर की फॉर्म में है तो हम इनको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें ये लॉ में भी है, लॉ के मुताबिक ये लॉ में उन्होंने हमें ये चीज़ इसके इक्वल बताई हुई थी, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है कि हमने ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव की है। तो दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इक्वल ही प्रूव करना होता है। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करने हैं हमने। 2 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड 2 रेज़ टू पावर 2। अब देखें बेस सेम है, बेस जो है वो 2 है और पावर्स डिफरेंट है। जब बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 2 और 2 रेज़ टू पावर 5 आंसर है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में b रेज़ टू पावर p है डिवाइड b रेज़ टू पावर q। अब बेस सेम है तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, p माइनस q। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। m रेज़ टू पावर 3 डिवाइड्स n रेज़ टू पावर 3। जहाँ पे जो बेसिस हैं ये डिफरेंट हो गई हैं और पावर जो है वो सेम है, तो हम इसको सेकंड लॉ के मुताबिक
ये लॉ साथ में मेंशन भी किया हुआ है, m/n और होल पावर राइट कर देंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन p/q रेज़ टू पावर 23 डिवाइड्स p/q। अब यहाँ पे p/q के पावर 23 मेंशन की हुई है, लेकिन आगे जो p/q है इसके पावर मेंशन नहीं की हुई। तो इसमें जब पावर मेंशन नहीं की गई होती, कहीं किसी भी जो है एक्सपोनेंट मेंशन नहीं होता बेस का, किसी भी बेस का, तो वहाँ पे पावर हमेशा 1 होती है। अब यहाँ पे p/q की पावर 1 है। अब क्या करेंगे, बेस जो है ये सेम है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 23 - 1 और p/q रेज़ टू पावर 22। तो ये आपका आंसर है। जहाँ पे भी बेस की पावर नहीं दी हुई लेकिन बेस दी हुई है तो उसका मतलब है कि बेस की जो पावर है वो 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, या राइट को लेफ़्ट के इक्वल प्रूफ कर लें। तो -4 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड्स 5 रेज़ टू पावर 3, इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है -4/5 होल पावर 3 के। सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, -4 की पावर 3, ये डिवीजन की फॉर्म में है, डिवीजन में है तो हम इसको इस तरह ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे पावर दी गई है 5 की भी और -4 की भी, और इसी तरह से हमने -4 की और 5 की भी पावर राइट कर दी और इनको ओवर की फॉर्म में लिख दिया। अब पावर सेम है तो हम होल पावर 3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने होल पावर 3 लगा दिया। अब देखें ये आंसर और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमने लेफ़्ट को राइट के इक्वल प्रूफ किया। अगर हम राइट को लेफ़्ट के इक्वल प्रूफ करना चाहें तो वो उस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है। पहले किसको, राइट हैंड साइड को, -4/5 रेज़ टू पावर 3। तो इसका मतलब -4/5 जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया। और अभी जिस तरह हमने एक एग्जांपल की थी तो हमने इन न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया था और डिनोमिनेटर्स को भी। इसी तरह से -4 जो है -4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम्स, और 5 भी 5 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर 3 आ जाएगी, और ओवर की फॉर्म में है तो हम डिवीजन का साइन भी लगा सकते हैं। और ये राइट हैंड साइड जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई। आप लेफ़्ट को राइट के इक्वल प्रूफ कर लें या राइट को लेफ़्ट के, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.4 स्टार्ट करेंगे।